नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की, पार्लियामेंट में हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो। तो आप देखते होंगे या पाया होगा कि चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्य की विधानसभाएं हो, वहाँ पे जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है। आप देखने को पाएंगे कि बहुत रेयरली ही वहाँ पे जो है वुमेन दिखती हैं। और इसका कारण ये है कि पहली बात तो उनको जो है सीट नहीं दिया जाता, और सीट दिया भी जाता है तो उनको जो है वोट नहीं दिया जाता। तो इस बात को लेके जो है पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हो रहा है, ये लॉ जो है पारित करने की कोशिश की जा रही है कि क्यों ना जो है हम 1/3 जो सीट है वो वुमेन के लिए जो है फिक्स कर दें। मतलब ये है कि जब टिकटों का बंटवारा होगा तो उसमें 1/3 जो सीट है वो वुमेन को ही दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि जब आप मान लीजिए आप वुमेन को जो है सीट दे रहे हैं और साथ में जो है मैन भी जो है चुनाव साथ में लड़ रहे हैं, तो ज़्यादा जो है प्रेफर लोग क्या करते हैं कि मैन को जो है चुन लेते हैं और वुमेन जो है उसमें उस चुनाव को हार जाती है। तो बेहतर यह है कि हम ऐसी सीटों को जो है रिजर्व ही कर दें जहां पे सिर्फ वुमेन कैंडिडेट ही लड़ सके। अगर 1/3 हम कर देंगे, और आपको पता है कि जो सेंसस है वो स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, और ये जो है 2027 में पूरा होगा। उसके बाद जो है डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा, और डीलिमिटेशन कमीशन बनने के बाद वो जो है डिसाइड करेगा कि कैसे जो है हमें एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उन संसदीय क्षेत्रों को डिसाइड करना है जो आज उपलब्ध हैं। तो हमारा जो अभी बटा हुआ है, चाहे वो संसदीय क्षेत्र हो, विधानसभाओं के हो, सारे जो बटे हुए हैं वो बहुत पुराना है। तो जब हम इसको पुनः बांटेंगे उस पॉपुलेशन के हिसाब से, 1970 के आसपास जो है ये बना था। जैसे कि यूपी में 80 सीट होनी चाहिए है, दिल्ली में जो है 7 सीटें हैं। तो ये उस समय के हिसाब से जो है इसे बांटा गया था। अब जो है फिर से सेंसस होगा, सारा जो है पॉपुलेशन निकल के आएगा कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या है, कहाँ पे जो है कितना किस कास्ट के जो है लोग हैं, और फिर उस आधार पे जो है डीलिमिटेशन कमीशन जो है ये डिसाइड करेगा कि कहाँ पे कितनी सीटें कम करनी है और कहाँ पे जो है कितनी सीटें बढ़ानी है। और ये जो सीटों का बंटवारा होता है ये होता है पॉपुलेशन के आधार पे। दिल्ली में 7 सीटें इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन उसके हिसाब से उतना है। यूपी में 80 सीटें इसलिए हैं क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, उस हिसाब से उसे बांटा गया है। इसी बात को लेके जो है, जो साउथ के स्टेट हैं वो आपत्ति जताते रहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे यहाँ पे जो पैसों का बंटवारा है, जो फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो हमें जो है बहुत कम मिलता है। जैसे यूपी में 80 सीटें हैं तो बहुत सारी स्कीम, बहुत सारा फंड जो है यूपी को मिलता रहता है। साउथ के स्टेट को उतना नहीं मिलता, और जब वो बात उठाते हैं तो वो कहते हैं कि वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा है, इसलिए हम वहाँ पे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। तो साउथ के स्टेट यही बात कहते हैं कि जब जब ये लिमिटेशन हुआ था उस आधार पे जो सीटें बटी थी, हमने तब से अब जो है उस पर इम्प्रूवमेंट किया है, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। लेकिन अगर कोई स्टेट ऐसा है जो पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया और उसको जो है उसके आधार पे फ़ायदा मिल रहा है, तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। तो जो सेंसस अब होगा और जाके 2027 में कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है पूरी तरीके से निकलने में, बनाने में जो टाइम लगता है वो 5-6 साल लग जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि 2033-34 तक जो है डीलिमिटेशन कमीशन जो है इन सीटों को बांट पाएगी। तो अभी हमें जो है इसका वेट करना होगा, और वेट करने के बाद जब ये जनसंख्या निकल के आएगी, फिर जो है
स्टेटों को उनके पॉपुलेशन के आधार पर उनकी सीटों को जो है बांटा जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी सीटें होने के बावजूद भी जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो है ही नहीं। हमारे पार्लियामेंट में जो है 14% भी जो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन है नहीं। तो इतने कम होने की वजह क्या है, कारण क्या है? और अगर डिलिमिटेशन कमीशन बनने के बाद, ये सीटें डिसाइड होने के बाद, जब पार्लियामेंट ये लेके आएगी कि देखिए हमें जो है 1/3 वुमेन के लिए जो है सीटें रिजर्व करनी ही हैं। जैसे आपको पता होगा कि कुछ सीटें जो है आरक्षित होती हैं, मतलब वहाँ पे सिर्फ ओबीसी एसटी एससी के ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। उसी प्रकार से जब ये सेंसस हो जाएगा, सीटें जो है पुनः उनको जो है सही तरीके से बांट दिया जाएगा और फिर जो है पार्लियामेंट ये कानून लेके आएगा कि अब जो है 1/3 वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। तो जैसे मान लीजिए दिल्ली में 3 सीटें हैं, तो उसमें से 1 सीट जो है वुमेन के लिए तो आरक्षित होना ही चाहिए। इस प्रकार से जो है वो काम करेंगे। तो इससे जो है क्या होगा कि 1/3 जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो तो फिर हो ही जाएगा। तो इस प्रकार के रूल लाने से जो है हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं, उन्हें जो है पॉलिटिक्स में भी लेके आ सकते हैं। आपने बहुत देखा होगा आपके आसपास जो है वुमेन जो सांसद हैं, वुमेन जो है एमपी, वो बहुत कम दिखते हैं और दिखते भी हैं तो वो जो उनका जो कार्य होता है, उनके या तो पति कर रहे होते हैं, या तो पिता कर रहे होते हैं, या तो भाई लोग कर रहे होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे जो आपने एक सीरीज देखी होगी पंचायत, जिसमें जो प्रधान जी होते हैं दरअसल वो प्रधान नहीं होते, वो प्रधान पति होते हैं। उनकी जो है वाइफ प्रधान होती हैं, लेकिन उनके बिहाफ पे वो सारा काम कर रहे होते हैं। ऐसा आपने बहुत जगह देखा होगा। इवन चीफ मिनिस्टर को देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर वुमेन है, लेकिन उसके बिहाफ पे उसके पति काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप इसी समाज में रहते हुए देखते होंगे। और आपने जनरली ग्राम सभा में देखा ही होगा, गाँव में, कि प्रधान जो है महिला होती है, वुमेन होती है, लेकिन जो उसका सारा काम है उसके पति या पिता या भाई वगैरह कर रहे होते हैं। तो वुमेन कैसे जो है फ्रंट पे आके जो है इन सारे काम को करेगी? और ये तभी होगा जब हम उनको वाकई में वैसा पावर देंगे। तो चाहे जुडिशरी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, कहीं पे भी हो, हमें वुमेन को जो है एम्पावर करना है, उनको जो है सामने लेके आना है। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम चलिए ठीक है आप कहते हैं तो सीट बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पूरे देश में जो है 543 सीटें हैं और ये कहें कि हम सभी सीटों पर जो है वुमेन कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही होती है कि वुमेन कैंडिडेट जो है हार जाते हैं, मेल कैंडिडेट जीत जाते हैं। लेकिन अगर 543 में 1/3 करके हम सिर्फ वुमेन सीट ही बांट देंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर वुमेन जो है वो चुन के आएंगी और फिर जब वो बैठेंगी, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे लोकसभा हो, तो वहाँ पे जो है वो 1/3 वुमेन तो उपस्थित ही होंगी। और ये कहा जाता है, ये शोध हुआ है, इस पे जो है एनालिसिस की गई है कि जो स्कीम है, जो पॉलिसीज़ है, उसके मेकिंग में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत ही सही तरीके से होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल तरीके से समझ पाती हैं। जैसे मान लीजिए बाल एवं महिला कल्याण विकास में काम करना है, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होता है। जल संसाधन को ले गया, संसाधन को ले लीजिए, उसमें जो है पानी से जो आपका जुड़ाव होता है, आप देखते होंगे घर में ज़्यादातर काम जो घर का है वो वुमेन ही करती हैं। तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि पॉलिसी मेकिंग में वुमेन किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकती हैं और कितना प्रभावी हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि वुमेन के पार्लियामेंट में, वुमेन के जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आने से जो पॉलिसी मेकिंग है, जो स्कीम है, उनमें भी जो है सही तरीके से और गुणवत्तापूर्ण जो है इम्प्रूवमेंट होगा। और सही इम्प्रूवमेंट होने की वजह से हर किसी को जो है लाभ प्राप्त होगा, स्पेशली जो है वुमेन को इसका फायदा होगा। क्योंकि कोई भी स्कीम आता है, कोई भी पॉलिसीज आती हैं, तो वुमेन सेंट्रिक ना होकर कहीं ना कहीं बायस्ड होती हैं या इस प्रकार से होती हैं कि उनको जो है नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन अगर इसमें वुमेन जो पार्टिसिपेट करेगी, उनका जो है हिस्सेदारी होगी पॉलिसी बनाने में, तो वो सदैव इस बात का ध्यान रखेंगी कि इसका फ़ायदा वुमेन को कैसे होने वाला है। तो आशा करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे, और आपकी क्या राय है आप भी जो है बताइए, समझाइए, ताकि हम इन सब बातों को बड़ी सहजता से जानकर हमें इस बात का एहसास हो, इस बात की जिम्मेदारी हो कि वुमेन का चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे जुडिशरी हो, कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे बराबरी का जो है अधिकार होना चाहिए, और बराबरी में जो है वो आके रिप्रेजेंट करें, ताकि उनका पार्टिसिपेशन होने के साथ ही हम समुचित रूप से देश का विकास कर सकें। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ की महिलाएं पूरी तरीके से सभी फील्ड में जाकर काम करें और जो है अपनी भागीदारी को समझें। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पर बात करेंगे। नमस्कार।